गया में जबरदस्त लड़ाई है। अच्छा। और एनडीए को वहाँ माने मुंह की खानी पड़ सकती है। अच्छा। क्योंकि जीतन राम मांझी पिछले 3 चुनाव में वहाँ से हारे हुए प्रत्याशी हैं और चौथी बार वो मोदी की आंधी में वो चाहते हैं कि निकल जाएं। लेकिन जीतन राम मांझी का क्षेत्र में जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान विरोध हुआ है उसका एक असर दिख रहा है। पासवान जो कैडर है वो नक्सल से जुड़ा रहा और वो सर्वजीत के साथ है, तो चिराग पासवान क्या है, उतने बड़े लोकप्रिय नेता पासवान समुदाय के, क्या गया में वो बड़ा फैक्टर बन ही नहीं पाए? क्या वोटों को वो जीतन राम मांझी के पास नहीं लेकर आ पाए? नहीं, वो गए तो चिराग पासवान भी गए, प्रचार करने वहाँ गए, मगर अब कितना उसका असर पड़ता है, उनके कहने पर कितना पासवान वोट टर्न होता है, ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। मगर उन्होंने कोशिश अपनी ओर से पूरी की है। जीतन राम मांझी ने तो उनके सामने उनको भविष्य का सीएम बता दिया बिहार का, बिल्कुल। ताकि और वोटर इधर आए। बिल्कुल। और तेजस्वी ने भी पूरी ताकत लगा रखी है सर्वजीत को जिताने के लिए। अच्छा, इन चारों सीटों पर मुकेश सहनी कितने बड़े फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि निषाद मल्ला तो उत्तर बिहार में देखने को मिल जाता है, यह चुनाव दक्षिण बिहार का है। पूरा धुआंधार रैली उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ की, कितना बड़ा असर वो छोड़ेंगे? माले का जनाधार है, उसके आगे मुकेश सहनी का जनाधार, कोई तुलना नहीं है उसमें। माले के जो समर्पित कैडर हैं उनके आगे कहाँ मुकेश सहनी के कैडर टिकेंगे। और उनको तो कैडर अपना मिल नहीं रहा है। तीनों सीट पर बाहरी उम्मीदवारों को दिया टिकट, एक वो झंझारपुर वाली सीट छोड़ दी जाए, वो तो सुमन कुमार मैसेट बीजेपी के थे, मगर पहले लड़ चुके हैं इनसे। मधुबनी से तो लड़ चुके हैं, इसलिए मान लिया जाए कि उनको इनके कार्यकर्ता रहे हैं। कि जो सेफ सीट लग रही है वो विवेक ठाकुर की है नवादा नवादा में चूंकि लड़ाई राजद के भीतर ही जबरदस्त है। मैंने विनोद यादव खड़े हो गए हैं और उन्होंने जिनको प्रत्याशी को खड़ा किया है श्रवण कुशवाहा को, तो उनके खिलाफ में राजद के कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं कि इनको नहीं जीतने देंगे। तो विवेक ठाकुर के लिए प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ माने तमाम बड़े नेता, नीतीश कुमार वहाँ गए, भूमिहार बहुल मतदाता वहाँ पर माने प्रभावी रहता है हमेशा। और यादवों में फूट पड़ गई है। कुशवाहा इस बार देखिए, सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा, ये फैक्टर काम करेगा। और ये जो लव और कुश का जो समीकरण इन लोगों ने बनाया वो फैक्टर काम करेगा। लेकिन ये सवाल है कि इस बार का चुनाव अति पिछड़ा वोटर निर्णायक बनेगा? एकदम बनेगा, ये तो तय है। माने जाति जनगणना होने के बाद से अति पिछड़ा वर्ग ये समझ गया है कि हमारी ताकत एकजुटता में है। क्योंकि यादवों ने एक तरफा माने कि यादव इतने हैं और मुसलमान भी उतने ही हैं, तो वो तो एक है। लेकिन जो पार्टी अति पिछड़ों को साध लेगी, आप समझ जाइए वो पार्टी निकल जाए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रचार प्रसार का दौर जो है वो प्रथम चरण का थम चुका है। यानी 4 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और उससे पहले एक लंबा समय जनता को दे दिया गया है कि आप सोच विचार कर लीजिए कि 19 अप्रैल को आप किसका बटन दबाना चाहते हैं। नवादा, औरंगाबाद, गया और जमुई में प्रथम चरण के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर INDIA खेमे से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हो, दोनों ही खेमों ने पूरा जोर लगाया है और आज शाम तक पूरा जोर लगाकर प्रचार प्रसार कर अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आज हम इन चारों सीटों पर बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार माहौल क्या है, जनता किसके पक्ष में है और क्या हो सकता है 4 जून के रिजल्ट में। तो हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी और प्रवीण बागी जी मौजूद हैं। सबसे पहले जो प्रचार प्रसार का दौर रहा, कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, मुकाबला तो बहुत जोरदार है और एकदम सीधा मुकाबला है, आमने सामने की लड़ाई है। उसमें कुछ एक सीटों पर जरूर एक तीसरे उम्मीदवार की उपस्थिति से थोड़ी पेचीदगियाँ बढ़ गई हैं और त्रिकोणीय संघर्ष होने की उम्मीद है। मगर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि महागठबंधन में अभी जो 4 सीटों का चुनाव हो रहा है, 4 सीटों पर 19 को जहाँ मतदान होगा, वहाँ सभी राजद के उम्मीदवार हैं। मगर राजद के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव को छोड़ करके और एक नए नवेले आए हुए मुकेश सहनी को छोड़ दें तो महागठबंधन की अन्य पार्टियों का कोई बड़ा नेता प्रचार में नहीं गया। जबकि दूसरी ओर NDA के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब लोग आए, राजनाथ सिंह भी आए।
जबकि भाजपा की कोई सीट नहीं है वहाँ, एक नवादा छोड़ दें तो बाकी सारी सीटें सहयोगियों की हैं। तो भाजपा इतनी ताकत लगा रही है और गंभीरता से लड़ रही है, मगर एनडीए जो महागठबंधन है उसमें पता नहीं किधर से कमी है, या तेजस्वी साथ नहीं ले जा रहे हैं, या सीटों के बंटवारे को लेकर असंतोष है जिसके चलते पार्टी के नेता उस प्रचार में शामिल नहीं हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जरूर कुछ नेता लगे हुए हैं, मगर फिर भी जैसे प्रदेश के, मान लीजिए देश के नहीं तो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं या और बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको जाना चाहिए था, तो वो नहीं जा रहे हैं। वो ले जा रहे हैं मुकेश सहनी को, जिनके पास कोई सीट नहीं है अभी फिलहाल। तो ये एक, इससे ये पता चलता है कि महागठबंधन कहने को महागठबंधन है, उसमें जैसी एकता होनी चाहिए और मिलकर चुनाव लड़ने का जो जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा लैकिंग दिखता है। अब आप ले लीजिए औरंगाबाद की सीट, तो औरंगाबाद की सीट पर चुनौती ये है कि वो चित्तौड़गढ़ माना जाता है। राजपूत समाज में उसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। वो इसलिए कि अब तक जितने चुनाव हुए सब में वहाँ से राजपूत जाति के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। तो वो चित्तौड़गढ़ इस बार रहेगा या नहीं, इसका फैसला वहाँ होना है, क्योंकि कांग्रेस से वहाँ जो उम्मीदवार होते थे वो भी राजपूत होते थे, दूसरे विपक्ष से जो उम्मीदवार होते थे वो भी राजपूत होते थे। तो इस बार राजद ने वहाँ अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया, जो कुशवाहा जाति के, जदयू से ला करके, वो नीतीश के बहुत करीबी थे, तो उनको ला करके टिकट दिया है। कुशवाहा समाज की अच्छी तादाद में वहाँ संख्या है, वोट है, प्रभावी स्थिति है। और रोचक बात यह है कि वहाँ चुनाव में एक सुजीत कुशवाहा नाम का जो आपराधिक छवि का आदमी है, वो एक मुद्दा बन गया है चुनाव का। वो उसकी हत्या कुछ माने पहले हो गई थी और उसमें अपराधी पकड़े भी गए, मगर आरोप ये लग रहा है कि बड़े नेता के इशारे पर उसकी हत्या कराई गई थी। तो वो जो बड़ा नेता है, जो योजनाकार है उसकी हत्या का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कुशवाहा समाज की मांग है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको भुना रहे हैं अभय कुशवाहा वहाँ, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इसको कैसे सेटल करते हैं लोग। और राजपूतों को टिकट नहीं देने से कांग्रेस की सीट छीन गई, तो राजपूत समाज नाराज है। कांग्रेस के जो राजपूत हैं वो भी आ गए हैं भाजपा के साथ, कुछ लोग चुपचाप खामोश होकर घर में बैठे हैं। तो ये एक वहाँ स्थिति है। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? प्रचार प्रसार थम गया और जिस प्रकार का प्रचार प्रसार देखने को मिला दोनों ही खेमों में, कहीं ना कहीं प्रचार में एनडीए आगे नजर आया। बिल्कुल, इसमें एनडीए ने माने कह सकते हैं कि बाजी मारी है उसमें। आप जमुई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी का वो शंखनाद किया, चुनावी अभियान का। जमुई सीट से ही उन्होंने, उसके पहले भी जमुई से ही शुरू किया था। प्रधानमंत्री के अलावा जमुई में माने एनडीए के तमाम कद्दावर नेता जो हैं, माने नीतीश कुमार उस सभा में थे, सब लोगों ने किया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जमुई सीट पर जो लड़ाई है, चिराग पासवान के बहनोई, वहाँ से अरुण भारती चुनाव मैदान में है, और अर्चना रविदास को राजद ने वहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया। अर्चना रविदास ने भी 2 दिन पहले कहा था कि वो यहाँ के दामाद हैं, भोज भात करा के और उनको हम लोग विदा कर देंगे, यहाँ से वो जीतने वाले नहीं हैं। अर्चना रविदास माने जाति से वो चमार जाति रविदास उससे आती हैं, लेकिन उनके पति जो हैं वो यादव हैं, और मुंगेर के इलाके में वो दबंग माने राजनीति में वो दबंग यादव हैं, और उनका एक प्रभाव है। लेकिन जमुई में स्थानीय और बाहरी का सवाल खड़ा करने की कोशिश हुई है कि, और उसमें कि स्थानीय नेता ये अर्चना रविदास हैं, क्योंकि वो उनका नैहर है, वहाँ की बेटी हैं, और ये जो आए हैं अरुण भारती, ये बाहर से थोपे गए हैं, इसलिए इनको नहीं चुनना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान की अपनी एक मैंने है, और उस दलित, वहाँ से वो सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, वहाँ वो चुनाव जीते हैं 2 बार। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उनके लिए वोट मांगा है, चुनाव प्रचार किया है। तो आप चुनाव प्रचार, जो एग्रेसिव चुनाव प्रचार होता है, वो आप देखेंगे कि जमुई में धुआंधार एनडीए ने चुनाव प्रचार किया है। अर्चना रविदास अकेले घूम रही हैं, दौड़ रही हैं, उनके पति दौड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव एक दिन गए थे वहाँ, लगातार गए हैं, बहुत बार गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। मुकेश सहनी, हम ये कह रहे हैं कि
राजद में जैसे नरेंद्र मोदी जहां पर आ गए, राजद का कोई भी बड़ा नेता अर्चना रविदास के समर्थन में नहीं गया, है ना। मुकेश सहनी और वो तो मछली खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, अपने चुनाव प्रचार को एक हल्के फुल्के ढंग में। एक और है इसमें कि लालू यादव जो सुप्रीमो हैं, बेटी के लिए प्रचार करने सारण पहुंच गए, लेकिन इन 4 सीटों में कहीं दिखाई नहीं गए। मैंने बेमन से, जैसा है कि वह टिकट बंटवारे के समय भी घर बुलाकर उनको टिकट दे दिया और वो जाके अपना चुनाव प्रचार शुरू करो। तो ये दूसरा, आप लड़ाई को अगर आप समझते हैं इन 4 सीटों में, तो लड़ाई गया में जबरदस्त लड़ाई है। अच्छा। और एनडीए को वहाँ माने मुंह की खानी पड़ सकती है। अच्छा। क्योंकि जीतन राम मांझी पिछले 3 चुनाव में वहाँ से हारे हुए प्रत्याशी हैं और चौथी बार वो मोदी की आंधी में वो चाहते हैं कि निकल जाएं। लेकिन जीतन राम मांझी का क्षेत्र में जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान विरोध हुआ है, उसका एक असर दिख रहा है, यानी उसका असर। और ये सर्वजीत, माने इनके फादर ने जीतन राम मांझी को हराया था, राजेश मांझी ने उनको राजेश कुमार पासवान, हाँ, उन्होंने उनको हराया था। तो अच्छा, सर्वजीत जो है युवा नेताओं में खास तौर पर उनकी पहचान बहुत है। सर्वजीत दुसाध जाति से, मैंने पासवान, तो दुसाध जो गया के दुसाध जो हैं, और ये लोग भुइयाँ हैं, है। वहाँ पर ये दुसाध जो है ज़्यादातर वाम दलों के आंदोलन के साथ माने भीतर घुस के रहा है और ज़बरदस्त लड़ाई में हो रहा है। उसके अपने कैडर वोटर हैं, वाम दलों का सपोर्ट है सर्वजीत को, और सर्वजीत युवाओं में है। कृषि मंत्री रहते हुए गया के उन इलाकों में या सूखाग्रस्त इलाकों में सर्वजीत ने बहुत सारे किसानों को लाभ पहुँचाया है, जिसका एक असर उनके पक्ष में है। और वो दबंग हैं, समझो ना, कि वोट पोलराइज करने के लिए, बूथों पर लोगों को ले जाने के लिए जिस तरह से जोश से मैंने लोग ले जाते हैं, जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता उस तरह के नहीं हैं जितने उनके हैं। तो गया में उनको एक आप सीट जो हमको लगता है कि जो सेफ सीट लग रही है, वो विवेक ठाकुर की है, नवादा में। चूंकि लड़ाई राजद के भीतर ही जबरदस्त है ना। विनोद यादव खड़े हो गए हैं और उन्होंने जिनको प्रत्याशी को खड़ा किया है, श्रवण कुशवाहा को, तो उनके खिलाफ में राजद के कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं कि इनको नहीं जीतने देंगे। तो विवेक ठाकुर के लिए प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, माने तमाम बड़े नेता, नीतीश कुमार वहाँ गए, तो ये सब लोग विवेक ठाकुर के लिए वोट मांग रहे हैं। तो हमको लगता है, अच्छा, भूमिहार बहुल मतदाता वहाँ पर माने प्रभावी रहता है हमेशा, और यादवों में फूट पड़ गई है। कुशवाहा इस बार देखिए, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, ये फैक्टर काम करेगा। और ये जो लव और कुश का जो समीकरण इन लोगों ने बनाया, वो फैक्टर काम करेगा। कुशवाहा को साधने की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने की है जरूर, मैंने औरंगाबाद में भी और यहाँ भी उन्हें सीट दिया है। लेकिन ये जो अगड़ी जाति के वोटर हैं और ये कुर्मी, कहार इत्यादि, मैंने कुशवाहा समाज और ये वैश्य, ये सब अगर एक हो जाएंगे तो नवादा की सीट आसानी से। कहा जाए कि प्रथम चरण में लालू यादव ने कोशिश की कि बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की लड़ाई करा दी जाए। जो पहले वो राजनीति करके सत्ता में रहे, उसी के सहारे इस चरण को जीतने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। बिल्कुल, उनका शुरू से यही स्ट्रेटजी रहा है और इसी के आधार पर वो राजनीति करते रहे हैं। उनका मूल आधार राजनीति का यही है और इसी झगड़े में उभर करके वो नेता भी बने, इतने बड़े आगे आए। तो मगर ये बीजेपी कितना इस लड़ाई को कम कर पाती है, ये जो एक लड़ाई खड़ी करने की कोशिश हो रही है, उसको कैसे मैनेज कर पाती है, इस पर उसकी सफलता निर्भर है। गया में स्थिति ये है कि जीतन राम मांझी के लिए बीजेपी तो पूरी ताकत से लगी हुई है, मगर जदयू के लोग उतनी ताकत से नहीं लगे हुए हैं। जो वहाँ के अभी सांसद हैं जदयू के, विजय मांझी, वो बेचारे बीमार पड़े हुए हैं घर में। उनको साथ लेकर के जीतन राम मांझी नहीं घूम रहे हैं कभी, ना उनकी ओर से कोई अपील जारी हुई है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम समर्पित कार्यकर्ता हैं और टिकट कटने का कोई दुख नहीं है, समझौता में सीट गई है तो कोई दुख नहीं है, मगर उनकी वेदना जो है वो दिखती है। तो इसलिए कार्यकर्ता वहाँ नहीं लगे हुए हैं और 1.5 लाख वोट से हारे थे पिछला चुनाव जीतन राम मांझी। अब उनकी उम्मीद सिर्फ टिकी हुई है प्रधानमंत्री की सभा पर। प्रधानमंत्री की जो सभा हुई उसी पर सारी उम्मीद लगी है कि उस सभा से कितना उनका डैमेज कंट्रोल होता है, जो उनकी लोकप्रियता में क्षरण आया है उसमें कितनी भरपाई हो पाती है,
उसी पर उनकी जीत निर्भर एक करेगी। सवाल यहाँ पर रहेगा, क्योंकि रवि रंजन जी ने कहा कि पासवान जो कैडर है वो नक्सल से जुड़ा रहा और वो सर्वजीत के साथ है, तो चिराग पासवान क्या है? उतने बड़े लोकप्रिय नेता है पासवान समुदाय के, क्या गया में वो बड़ा फैक्टर बन ही नहीं पाए? क्या वोटों को वो जितना मांझी के पास नहीं लेकर आ पाए? नहीं, वो गए तो चिराग पासवान भी गए, प्रचार करने वहाँ गए, मगर अब कितना उसका असर पड़ता है, उनके कहने पर कितना पासवान वोट टर्न होता है, ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। मगर उन्होंने कोशिश अपनी ओर से पूरी की है। जीतन राम मांझी ने तो उनके सामने उनको भविष्य का सीएम बता दिया बिहार का, बिल्कुल। ताकि और वोटर इधर आए। बिल्कुल। और तेजस्वी ने भी पूरी ताकत लगा रखी है सर्वजीत को जिताने के लिए। अच्छा, इन चारों सीटों पर मुकेश सहनी कितने बड़े फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि निषाद मल्ला तो उत्तर बिहार में देखने को मिल जाता है, ये चुनाव दक्षिण बिहार का है। पूरा धुआंधार रैली उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ की, कितना बड़ा असर वो छोड़ेंगे? मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव बड़ा नेता मान रहे हैं, इसीलिए साथ लेकर घूम रहे हैं, या हो सकता है कि कोई आर्थिक कारण हो इसलिए साथ लेकर के घूम रहे हैं। मगर अगर उनका कोई वजूद होता, उनके साथ कोई ठोस जनाधार होता, तो उनकी एक हैसियत होती, एक मुकाम होता। वो अंत में वो गए वहाँ, महागठबंधन ने भी या राजद ने भी उनको लिया, तो अंत में सीटों के बंटवारे के बाद पहले किसी ने उनको तवज्जो नहीं दी। बीजेपी से बातचीत चल रही थी, वहाँ से बातचीत फेल हो गई। जो इनकी बड़ी मांग थी वो बीजेपी उसके लिए तैयार नहीं हुई, तो उस आधार पर ये गए। अब कितना वो प्रभावित कर पाते हैं चुनाव, ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। मगर कोशिश वो कर रहे हैं, लगे हुए हैं वो जरूर कोशिश में। तो इसी से तो ये पता चलता है कि कैसे माले का जनाधार है, उसके आगे मुकेश सहनी का जनाधार, कोई तुलना नहीं है उसमें। माले के जो समर्पित कैडर हैं उनके आगे कहाँ मुकेश सहनी के कैडर टिकेंगे। और उनको तो कैडर अपना मिल नहीं रहा है, तीनों सीट पर बाहरी उम्मीदवारों को दिया टिकट, एक वो झंझारपुर वाली सीट छोड़ दी जाए। तो सुमन कुमार मैसेट बीजेपी के थे, मगर पहले लड़ चुके हैं इनसे। हाँ, तो लड़ चुके हैं, इसलिए मान लिया जाए कि उनको इनके कार्यकर्ता रहे हैं। मगर गोपालगंज में कौन लड़ रहा है, मोतिहारी में कौन लड़ेगा, तो इससे ये पता चलता है कि कितना अभाव है उनके पास सेकंड लाइन का या लीडरशिप का, कि बाहर से आयात करके नेताओं को लाना पड़ता है। आप कैसे देख रहे हैं मुकेश सहनी की? मुकेश सहनी जो दावा करते रहे शुरू से ही, एक तो उन्होंने था कि जो हमको आरक्षण देगा मल्लाहों को उसी के पक्ष में हम रहेंगे, वो उनको नहीं मिला। आखिरकार हार थक के वहाँ चले गए। वो 2.3% उनका मत है, माने वो मल्लाहों का। लेकिन वो दावा करते हैं 9%। वो कहते हैं कि हमारा 9, माने कहीं कहीं तो 11% भी गिना देते हैं। पहले तो 14 गिनवाते थे, जाति गणना के बाद 9 गिनवाते। 2.3% उनका है, और वो मल्लाहों के सर्वमान्य नेता हैं ऐसा नहीं है। सन ऑफ मल्लाह उपाधि उन्होंने अपने आप को खुद दी है, उन्होंने किसी ने दिया नहीं है। और दूसरा, ये जो मल्लाह वोटर हैं, आप मुजफ्फरपुर से और उधर चले जाइए, समस्तीपुर और ये उत्तर बिहार, मैंने हाँ उत्तर बिहार पूरा, सीतामढ़ी, वो उन इलाकों में मल्लाहों के का वोट जो है वो एक तरफा वोट होता है और पड़ता है एक तरफ। तो सब विभिन्न पार्टियां उस इलाके में चाहती हैं कि कोई किसी ने एक मल्लाह को दें, लेकिन नवादा में, गया में, ये सब तो ये इलाका तो ऐसा है। अब राजपूतों के गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में मुकेश सहनी क्या करेंगे? चित्तौड़गढ़ में मुकेश सहनी का वो वोट ही नहीं है। अति पिछड़ा के नेता अपने को कहते हैं। हाँ, कहते हैं, लेकिन अति पिछड़ा उनके साथ नहीं है। अति पिछड़ा के कई कद्दावर नेताओं को भाजपा ने खड़ा कर दिया है। लेकिन ये सवाल है कि इस बार का चुनाव अति पिछड़ा वोटर निर्णायक बनेगा? एकदम बनेगा, ये तो तय है। माने जाति जनगणना होने के बाद से अति पिछड़ा वर्ग ये समझ गया है कि हमारी ताकत एकजुटता में है, क्योंकि यादवों ने एक तरफा, माने कि यादव इतने हैं और मुसलमान भी उतने ही हैं, तो वो तो एक है। लेकिन जो पार्टी अति पिछड़ों को साध लेगी, आप समझ जाइए वो पार्टी निकल जाएगी। अति पिछड़ा इस बार गेम चेंजर जिसको कहते हैं वही वोटर होगा। अति पिछड़ा वोटर जिसके साथ लग गया उनका, माने समझिए हो गया उनका बेड़ा पार है इस बार। अति पिछड़ा के तो नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार। ये वोट बैंक उन्होंने ही खड़ा किया, अति पिछड़ों को जोड़ करके। यादव और मुस्लिम का जो वोट बैंक था राजद का, लालू प्रसाद का, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ा, और वो बहुत उसमें कामयाब भी रहे। इसी बल पर वो चल रहे हैं, इतने दिनों से शासन कर रहे हैं बिहार में। और फिर बीजेपी ने भी उनके लिए बहुत काम किया। तो ये माना ये जाता है कि उनकी बड़ी संख्या
एनडीए के साथ जुड़ी हुई है। अब उसमें कुछ तोड़ फोड़ हो जाए, छुटपुट हो जाए तो वो उधर जा सकता है, मगर अभी तक कोई बड़ी वजह वैसी सामने नहीं आई है कि वो एनडीए छोड़ के अति पिछड़ा जो है वो दूसरी तरफ जाए। तो एक आखिरी सवाल से इसको खत्म करेंगे। पिछली बार 2019 में चुनाव हुआ था, महागठबंधन में महज कांग्रेस एक सीट जीती थी, और इस बार 4 सीटों के चुनाव में क्या आपको लगता है कि खाता राजद का खुल सकता है? देखिए, ये चुनाव है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा अभी कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ये तो जनता पर हमें छोड़ देना चाहिए ये फैसला, कि वो जनता तय करे कि कौन उसका नेतृत्व करेगा। तो इसलिए जनता का ये अधिकार है और उसके अधिकार का हमें सम्मान करना चाहिए। तेजस्वी के लोक लुभावन वादे का कोई असर होगा? तेजस्वी के लोक लुभावन वादे का क्या असर होगा? 23 सीट पर वो लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 23 में से आप मान लीजिए 50% भी जीत जाते हैं सीट, तो क्या हैसियत होगी आपकी लोकसभा में? अगर वहाँ इंडी गठबंधन की सरकार बन जाती है तब तो जरूर आप कर पाएंगे, मगर उसमें भी सीटों का तो महत्व रहेगा ही। आपके पास 12-15 अगर सांसद रहते हैं तो उतने सांसदों से तो कोई बहुत प्रभावी नहीं हो पाएगा। ये वैसा ही है जैसा ममता बनर्जी ने अभी अपने जो चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें कहा गया कि कॉमन सिविल कोड को वो लागू नहीं होने देंगी, सीएए को लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी को लागू नहीं होने देंगी। अरे भाई, आप कैसे नहीं लागू होने दीजिएगा? आप कैसे रोक दीजिएगा? ये तो केंद्र सरकार का फैसला है, केंद्रीय कानून है, इसमें आप की कोई भूमिका ही नहीं है, तो आप कैसे रोक दिया? तो ये जनता को बरगलाने के तरीके हैं। तो उसी तरह जैसे नीतीश कुमार एक बार जब बीजेपी से अलग थे तो और विशेष राज्य का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ था, तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम दिल्ली में उसी सरकार को समर्थन करेंगे जो विशेष राज्य का दर्जा देगी बिहार को, और बन गई वहाँ बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी की सरकार बन गई तो अंत में फिर घूम के उधर आ गए। तो ये स्थिति है। उसी तरह मुकेश सहनी भी कह रहे थे कि जो मल्लाहों को आरक्षण देगा वो हम उसी के साथ जाएंगे, किसी ने महत्व नहीं दिया, अंत में फिर एनडीए में जाना पड़ा। तो आप कैसे देख रहे हैं? इसमें देखिए 4 सीटों पर 19 तारीख को मतदान होने वाला है। हालांकि रिजल्ट का इंतजार 4 जून को सब लोग करेंगे, पर अगर हम लोगों ने भी जिस तरह से आकलन किया है लोगों से, क्षेत्रों में हमारी जो बातचीत हुई है, हमारे संवाददाताओं ने जो कुछ भी भेजा है उसके हिसाब से लड़ाई गया में है, ज़बरदस्त लड़ाई है। नवादा की सीट पर विवेक ठाकुर में भाजपा भारी दिख रहे हैं। वहाँ पर नेक टू नेक लड़ाई जमुई में भी है, पर वहाँ पर एक लग रहा है कि एक रास्ता अरुण भारती के लिए निकल जाएगा, बन सकता है। और औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ की लड़ाई है, और जब से ये निखिल बाबू थोड़े नाराज़ हैं एनडीए से और वो थोड़ा कटे कटे से हैं, तो उम्मीद किया जा सकता है कि वहाँ राजपूत के वोटर में कोई बिखराव नहीं होगा और वो एक तरफा वोट पड़ेगा और वही निर्णायक हो सकता है। तो देखिए, पूरी 4 सीटों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, प्रथम चरण के चुनाव को लेकर। अब प्रचार प्रसार इन 4 सीटों पर थम चुका है और नेताओं को जो जनता के बीच जाकर कहना था वो कह चुके हैं, जो बोलना था वो बोल चुके हैं, जो रैलियों से भीड़ जुटाकर ताकत दिखानी थी वो भी कर चुके हैं। अब जनता की बारी है। 5 साल के बाद ये एक बार फिर मौका जनता को हाथ में लगा है कि वो उन सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनको चुने। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि कामकाज के आधार पर वोट मिले और आपका काम हो, आपके लिए और आपके हित की बात हो। ये ना हो कि फिर 5 साल बाद आप अफसोस करें कि हमने किसको चुन लिया। तो ऐसे में बहुत सोच विचार करने के लिए आपको चुनाव आयोग एक समय देता है जिसमें कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, और 19 अप्रैल को जब आप बटन दबाइए ईवीएम का तो जरूर इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और सब कुछ सोचिएगा। अभी तो और 37 सीटों पर 36 सीटों पर चुनाव होंगे और उसके प्रचार प्रसार भी अब शुरू हो गए हैं, और आगे के भी जो तमाम अपडेट होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।